आज हम जो हम केंद्र सरकार पाठ चल रहा था ना, हमने संसद, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ी थी, उसी में आगे कार्यपालिका प्रधान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का प्रधान है, यानी राष्ट्र का जो प्रमुख व्यक्ति है वो कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक है, प्रमुख मुखिया है। इसका जो राष्ट्रपति पद है, देखो बेटे ये बहुत ध्यान देने की बात है कि जो राष्ट्रपति पद है इसका कहाँ उल्लेख है हमारे संविधान में? अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। ये कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है। अब आपको औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है? औपचारिक होता है जो रिटर्न में है, अनौपचारिक रिटर्न। आप विद्यालय आ रहे हो तो क्या कर रहे हो? औपचारिक रूप से आ रहे हो, और अगर ये आप प्राइवेट पढ़ाई कर रहे हो तो क्या करते हैं? अनौपचारिक पढ़ाई करते हैं ना। तो औपचारिक प्रधान के रूप में इसे माना जाता है, राष्ट्रपति को माना जाता है, और ये कार्यपालिका का प्रधान है। हमने जब संसद पढ़ी थी, लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा था ना, उनकी विधायी शक्ति पढ़ी थी, तब पढ़ा था ना, कोई भी विधेयक कानून कब बनता है? जब उस पर किसके सिग्नेचर हो जाए? राष्ट्रपति की सिग्नेचर हो जाए। इसी प्रकार ये नाम मात्र की कार्यपालिका का भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको नाम मात्र की कार्यपालिका? इसलिए कहा जाता है समस्त कार्य इसके नाम पर होते हैं, परंतु कार्यों को करता कौन है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है, इसलिए इसको नाम मात्र की कार्यपालिका का नाम भी दिया जाता है। तो देखो हमें ये चीज़ समझ में आ गई दोनों। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए क्या योग्यता है। अब योग्यताओं पर विशेष ध्यान देना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि सभी योग्यता तो लगभग समान होती है, उम्र में अंतर होता है ना। तो देखो बेटा योग्यताएँ, राष्ट्रपति से संबंधित जो योग्यता है उसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। पहला तो सबसे पहली योग्यता तो क्या है? वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है उसकी आयु कितने वर्ष पूर्ण हो चुके? 35। अच्छा, लोकसभा के लिए आयु कितनी थी? आपको किसी को याद होगी? उसके लिए 25 थी, और राज्यसभा के लिए 30 थी, और राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु पूर्ण कर आवश्यक हो गई है? 35। ये आपको दिमाग में रखनी है, मेन बात है आयु। इसके बाद है लोकसभा सदस्य की होने की योग्यता है, तो उसके पास कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए जो कि एक लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता होती है। विशेष बात क्या है? विशेष बात यह है राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। अगर वो इनका सदस्य है तो चुनाव के समय इनका सदस्य नहीं होगा, तो पद त्याग करना पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आ रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आखिर राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है या निर्वाचित किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी इनडायरेक्ट रूप से। क्या पूरी जनता वोट देती है कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए? नहीं देती है ना। हम लोग किसको चुनने के लिए वोट देते हैं? प्रधानमंत्री पद के लिए, लोकसभा के लिए वोट देते हैं ना, हमारे सांसदों को चुनते हैं हम। लेकिन क्या हम राष्ट्रपति को चुनने के लिए अपना वोट देते हैं? नहीं। उनको कौन चुनेगा? हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रतिनिधि संसद में और हमारी विधानसभाओं में है ना, हमने चुने हैं जिनको, वो चुनेंगे। यानी इनडायरेक्ट रूप से तो हम भी हैं शामिल, लेकिन डायरेक्ट रूप से हम उसमें शामिल नहीं है। यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन मंडल का गठन किया जाता है, जिसमें कौन सदस्य होते हैं बेटा? जिसके अंदर सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य हैं वो किसके निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? राष्ट्रपति पद पे राष्ट्रपति को चुनने के लिए। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं और संघीय विधानसभा। संघीय विधानसभा कौन सी हो गई? केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, वो के निर्वाचित सदस्य। ये सब मिलकर किसका चुनाव करते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अच्छा, अभी आपको पता है राष्ट्रपति कौन है हमारे? हाँ, जिन बच्चों को पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता वो सर्च करो, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ लिया राष्ट्रपति का। अब ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, निर्वाचित किया जाता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 55 में मिलता है। एक प्रमुख राजनीतिक शास्त्री थे अहमद, उन्होंने इसका जन्मदाता माना जाता है। अभी क्या होता है बेटा? ये एक गुप्त प्रणाली होती है, और सफलता हेतु अगर पद पर जो है उस व्यक्ति को सफलता हेतु न्यूनतम कोटा प्राप्त करना होता है। ये एक गुप्त प्रणाली होती है, रैंकिंग प्रणाली हम इनको बोल सकते हैं, वरीयता क्रम में चलती है। जैसे अभी आप सपोज कर लो, आप लोगों को क्या है? 10 बच्चे हो, है ना? कितने बच्चे हो? 10 बच्चे हो, और इलेक्शन में कितने बच्चे खड़े हो गए? 3 बच्चे खड़े हो गए। तो 10 में से कुछ बच्चों ने इसको फर्स्ट इसको दे दिया, चुन लिया, फर्स्ट वरीयता इसको दे दी, फर्स्ट रैंकिंग, थर्ड इसको दे दी, 2 इसको दे दी, ऐसे करके 10 बच्चे इसको चुनेंगे। उसके बाद आपको पता पड़ता है कि किसने किसको चुना है, मतलब एक अनुपातिक क्रम में चुनते हैं
कि मैं सबसे ज़्यादा किसको पसंद कर रही हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इसको पसंद कर रही हूँ, और अगर ये नहीं आए तो ये आ जाए, ये नहीं आए तो फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, तो वो एक रैंकिंग बन जाती है इसमें आपकी, है ना, रैंकिंग प्रणाली होती है ये। इसमें आपको एक न्यूनतम कोटा प्राप्त करना था जो राष्ट्रपति पद के लिए खड़े होते हैं। तो इसमें शामिल कौन होते हैं, इसमें शामिल तो जो हमने इसका निर्वाचक मंडल बनाया था ना, वो सभी सदस्य कौन कौन से, संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित संघीय शासन प्रणाली के निर्वाचित सदस्य। अब देखो उसका न्यूनतम कोटा कैसे प्राप्त करते हैं। न्यूनतम कोटा प्राप्त करने के लिए क्या करा है, दिए गए वैध मतों की संख्या, जिस भी उम्मीदवार को जो मत दिए गए हैं, जो उसको वोटिंग प्राप्त हुई है, उसकी संख्या आ जाती है। फिर निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि, अब वो 2 हैं कि 4 हैं कि 6 हैं, वो जो भी होते हैं उनका आता है, और भाजक 1000। इसके पश्चात जो कोटा निकलता है वो क्या होता है, न्यूनतम कोटा की प्राप्ति हो जाती है। तो ये हमारा क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन। समझ में आ गया कैसे होता है। एक निर्वाचक मंडल होता है, फिर उसके सदस्य हमको याद करना है, उसकी जो निर्वाचन प्रणाली है उसको हमें याद करना है और समझना है कि राष्ट्रपति को आखिर किस प्रकार पदमुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए नियुक्त हो गया, 5 वर्ष के लिए नियुक्त हो गया। अब उस 5 वर्ष से पूर्व किन परिस्थितियों में और किन हालातों में अपने पद से मुक्त समझा जा सकता है। देखो बेटा, 2 ही स्थितियाँ होती हैं, या तो राष्ट्रपति स्वयं अपने पद से किसी कारणवश इस्तीफा देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा एक प्रमुख तरीका है महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को अगर संविधान द्वारा कुछ ऐसा उल्लंघन करता है, वो संविधान के द्वारा जो उसको शक्तियाँ दी गई हैं, जो उसके पद के अकॉर्डिंग उसका कार्य है, अगर वो कुछ ऐसा कार्य करता है कि भारतीय संविधान का उल्लंघन होता है, तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग लगाने का प्रावधान है। महाभियोग, अभी तक इसको अगर हम टुकड़े करते तो महाधनाभियोग हो जाता है ना, यानी बहुत बड़ा आरोप, किसी के ऊपर अभियोग लगा देना। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया बच्चों, अनुच्छेद 61 में किया गया है। देखो, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को है। संसद क्या बेटा, लोकसभा और राज्यसभा ना, पढ़ा ना हमने। तो लोकसभा और राज्यसभा का कोई सा भी सदन राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है अगर राष्ट्रपति द्वारा कुछ इस प्रकार का कार्य किया जाए जो उसको नहीं करना चाहिए, है ना, जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो आप ऐसे तो राष्ट्रपति आप आरोप लगा नहीं दोगे ना। अभी आपकी क्लास के मॉनिटर तो आप ऐसे हटा देते हो, आप कहोगे मैं हटा दूँगी, ऐसा तो नहीं होगा। तो कैसे लगाएंगे, आखिर क्या प्रोसेस होती है, वो होती बेटा, अभियोग की अनुमति हेतु 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। यानी जैसे सपोज करो आप हो 36 सदस्य हो, है ना, कितने 36 सदस्य हो, 9 36, हाँ। तो आप में से कोई कह रहा है कि भाई ये मॉनिटर सही नहीं है, कुछ भी है, तो जो आपका जो सदन है उसमें से 1/4 यानी 25% जो लोग हैं वो क्या करना चाहिए, अभियोग की अनुमति देनी चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा मॉनिटर है, उनको इसको हटाना है। तो अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग सिद्ध करना है तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, वो सदन है चाहे वो लोकसभा है चाहे वो राज्यसभा है, उसके कितने सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, 1/4। अब 1/4 ने कहते हैं हाँ भाई अपन इसको हटाएंगे। और इसकी सूचना भी कब देंगे, ये 14 दिन पूर्व सदन में दे देंगे, यानी लोकसभा में कह देंगे, पूरी क्लास में डिक्लेयर कर देंगे भाई हाँ अपन को इसको हटाना है और हमने 1/4 सदस्य में इसलिए अनुमति दे दी है। अब जब 1/4 सदस्य दे दी और पूर्व सूचना दे दी, उसके पश्चात क्या होता है, ये प्रस्ताव 2/3 सदस्यों के द्वारा स्वीकृत हो जाना चाहिए। यानी 1/4 तो कह रहे हैं हटाओ, और उसके बाद वो और बच्चों से भी पूछ रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसे राष्ट्रपति पद के लिए होता है कि 1/4 सदस्यों ने तो कह दिया, 25% ने तो कह दिया कि हमको अभियोग लगाना है, लेकिन जब ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या करना पड़ता है, 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको स्वीकृत करना पड़ता है। अब क्या हो गया साहब, लोकसभा में तो हो गया स्वीकृत, अब क्या होगा, राज्यसभा में तो है, तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, या राज्यसभा में स्वीकृत हो गया तो वापस कहाँ आएगा, लोकसभा में आएगा। अब जब ये विचार है तो द्वितीय सदन में भेजा जाता है, तो द्वितीय सदन क्या करता है, द्वितीय सदन भी या तो स्वयं इसकी जानकारी करता है कि क्या वास्तव में ये चीज़ सही है, ये प्रस्ताव सही आया है, या फिर किसी को नियुक्त करता है इस चीज़ के लिए, है ना, विशेष समिति बनाता है इस चीज़ के लिए कि आप इसकी जांच करिए, किसकी, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की।
अगर द्वितीय सदन द्वारा भी वो चीज़ वैसी ऐसी चीज़ पाई जाती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है और वो उससे पद मुक्त हो जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है और अभी तक बेटा ऐसा कोई अभियोग हमारे यहाँ के राष्ट्रपति पद पर लगा भी नहीं है। तो हमारा क्लियर हो गया क्या क्या राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है और राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रणाली। तो आपको ये सब रेडी कर लेना है। वैसे मैंने सिलेबस डाल दिया है आपका, जो आपको करवाया गया है, जो सिलेबस मैंने डाला है उसका हुआ, ये तो आगे की स्टडी है। होमवर्क में आपको इन चारों के क्वेश्चंस जो हैं पाठ्य पुस्तक से संबंधित वो करने हैं, अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है। और आपको इसको समझना है और कुछ बातें हैं जो आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे आयु मेन है, 1/4 सदस्य शब्द मेन है, 2/3 कहाँ पर है ये मेन है। इन बातों में आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की शक्तियाँ कार्य, बच्चों हमने राष्ट्रपति के बारे में जब पढ़ लिया उसके आगे हम उसकी शक्तियाँ कार्य देखते हैं कि देश का प्रमुख प्रथम नागरिक होने के कारण उसकी क्या शक्तियाँ और क्या कार्य हैं। हाँ, जो इसकी शक्तियाँ और कार्य हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है, सामान्यकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियों का मतलब होता है नॉर्मली जो चल रही है, चाहे वो विधायिका संबंधी हो, चाहे वो सैनिक समझौता संबंधी हो, चाहे वो न्यायपालिका संबंधी हो और चाहे वो व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ हों, ठीक है। और संकटकालीन शक्तियाँ, संकट क्या होता है, संकट यानी आपातकाल। अभी से अपन सपोज करो घर का उदाहरण ले लो, नॉर्मल अपनी शक्तियाँ पापा मम्मी के पास जो शक्तियाँ होती हैं उनका यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है ना, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड आया तो आपातकाल आ गया, एक तरीके से बीमारी आ जाना, कोई अचानक से समाज वर्क आ जाना, सोशल वर्क आ जाना, कोई मृत्यु हो जाना, विवाह हो जाना, सब क्या आपातकालीन है। तो उसके अनुसार क्या निर्णय लिए जाते हैं। तो संकट काल और सामान्य काल में ही अंतर है। और सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। अपन जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका का प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रधान है। कोई भी कानून, कोई भी विधेयक कब कानून का रूप लेता है, जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं। तो कार्यपालिका के अंतर्गत या प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है, देखो बेटा, इसमें पहले है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और पदनियुक्ति, यानी नियुक्ति और पदच्युति करना। किस करता है ये, राज्यपाल की, न्यायाधीश कहाँ के, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के, और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। शासन संचालन संबंधी, यानी इसमें नियमों का निर्माण और विभागों का वितरण कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। संसद में जब सत्र चल रहा होता है, संसद का कोई कार्य होता है, उसमें किस प्रकार के रूल ऑफ रेगुलेशंस होते हैं, किन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, ये कौन तय करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह से करता है, सलाह दूसरों की करता है, इसमें मंत्री, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल है उसके सदस्यों की सलाह से करता है। विभागों का वितरण, ये प्रधानमंत्री की सलाह से करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग प्रदान करना है। फिर है वैदेशिक क्षेत्र। आपको पता है कि किसी भी देश के विकसित होने में, किसी भी देश के सफल होने में विदेशी संबंधों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और विदेशी संबंधों के अंतर्गत क्या किया जाता है, विदेशी संबंधों के अंतर्गत या तो हम विदेशों में अपने राजदूतों की नियुक्ति करते हैं जो हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, अथवा कूटनीतिकों की नियुक्ति करते हैं। तो वो कौन करता है, वो हमारा राष्ट्रपति करता है सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से। प्लस संधि और समझौते, किसी देश के साथ हमारा कौन सा समझौता हो रहा है, किस प्रकार के हम उससे संधि कर रहे हैं, इन सब का निर्णय राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही वैलिड होते हैं। और उसके पश्चात है सैनिक शक्तियाँ। आपको पता है जो हमारी सेना है, जल, थल और नभ, तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति किसे माना गया है, राष्ट्रपति को माना गया है। अर्थात युद्ध का निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जो हमारे हथियार वगैरह होते हैं उनमें कौन कौन से यूज़ करे जाने हैं उसका निर्णय कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति की कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। बेटा आप इनको समझो, करो, पढ़ो। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये शब्द आपके टच के शब्द है ना, समझ में आ गई।